हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना की। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, यह किसी एक व्यक्ति के लिए अर्थात एक बालक के लिए बनाई जाने वाली शैक्षिक योजना है। व्यक्तिपरक योजना का तात्पर्य है बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ध्यानपूर्वक नियोजित, सुसंगठित रूप से लागू की गई एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से मूल्यांकन की गई योजना। यह योजना व्यक्तिगत रूप से बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। बच्चे के विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए यह व्यक्तिगत योजना अध्यापक को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि जिनके लिए यह योजना बनाई जा रही है वे बच्चे विद्यालय में समुचित अध्ययन करके उन्नति कर पा रहे हैं या नहीं। अर्थात ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई जाती है और अध्यापक इसमें यह देखता है कि जिन बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है या जिनके लिए यह योजना बनाई गई है वे उन्नति कर पा रहे हैं या नहीं। व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना में वह सब कुछ शामिल रहता है जो बच्चा विद्यालय में सीखता है या सीखेगा या उसे सीखना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं दिए गए समय में बालक के अधिगम पर मुख्य दबाव देते हुए ध्यान केंद्रित करती हैं। अगर उपयुक्त ढंग से इसका उपयोग किया जाए तो यह योजना बालक के लिए अत्यंत ही सहायक एवं प्रभावशाली हो सकती है। अर्थात ये जो योजना बनाई जाती है इसकी कुछ समय अवधि निश्चित रहती है, उस निश्चित अवधि के लिए ही ये योजना चलाई जाती है। अर्थात इस योजना का क्रियान्वयन एक निश्चित समय की अवधि में ही किया जाता है और उसमें बच्चे के समुचित विकास के लिए प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना के क्या उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 है बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। अर्थात बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो सके इसके लिए शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। नंबर 2 है विद्यालय के सभी लोगों एवं बालक के घर तथा विद्यालय के बीच संवाद उपयोगी बनाना। अर्थात विद्यालय के जो लोग हैं वो और उनके बच्चे के अभिभावक, उनके पेरेंट्स के बीच जो बातचीत है उसको उपयोगी बनाकर बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति करना। थर्ड है बच्चे की कमजोरियों, असमर्थता और निर्योग्यता को कम करना। मतलब बच्चे की जो भी शैक्षणिक कमजोरियां हैं या जो असमर्थताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करना। नंबर 4 है निर्धारित एवं उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में बालक की निपुणता विकसित करना। अर्थात जिस भी क्षेत्र में बालक में अक्षमता पाई जाती है उस क्षेत्र में बालक को निपुण बनाना, उस क्षेत्र से संबंधित कौशलों का विकास बालक में करना। नेक्स्ट है नंबर 5 बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना और 6 है बालक को स्थिति के अनुसार ढालना तथा अपेक्षित व्यवहार करने की भावना विकसित करना। अर्थात बालक को विद्यालय की परिस्थिति एवं विद्यालय के वातावरण के अनुकूल बनाना, उसको विद्यालय के वातावरण में ढालना, विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य करने योग्य बनाना। अब सवाल यह उठता है कि व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना में बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, उसकी निपुणताओं का विकास हो सके और उसकी निरोग्यता कम हो सके, इसका दायित्व किसका है? अर्थात उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व किसका है? व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना एक जटिल प्रक्रिया है। यह किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसमें बहुत से लोगों का समूह शामिल होता है। इसमें पेशेवर लोगों के समूह का साझा दायित्व होता है जो इस योजना के लिए समिति या समूह का गठन करते हैं। अधिकतर पाश्चात्य देशों में प्रधानाध्यापक, नियमित अध्यापक या कक्षा अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, बालक के अभिभावक
और विशेष डॉक्टर या मनोचिकित्सक मिलकर व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना की टीम का गठन करते हैं और परिणाम देना इन सब का सामूहिक दायित्व होता है, अर्थात किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं होता। ये जो टीम गठन किया जाता है, इस टीम के सभी व्यक्ति का दायित्व होता है कि वे बच्चे की अक्षमता को, उसकी निर्योग्यता को कम करने का प्रयास करें और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें। किंतु हमारे देश में विशेषज्ञ डॉक्टर या मनोविशेषज्ञ बच्चे का समुचित विश्लेषण करने के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। परंतु बालक की विशेष आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की ओर ध्यान देना चाहिए। भारतीय विद्यालयों में आईईपी समूह में निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं और जहां विशेषज्ञ डॉक्टर एवं चिकित्सकों की उपलब्धता होगी वहां उनकी भी सेवा ली जा सकती है। हमारे देश में यदि व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना बनाया जाए तो उस समूह में जो सदस्य होंगे वो इस प्रकार हैं: प्राचार्य, कक्षा अध्यापक, विशेष अध्यापक, बालक के अभिभावक, मनोविशेषज्ञ या चिकित्सक, और ये सभी मिलकर बालक की आवश्यकता के अनुसार उसकी निर्योग्यता को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि व्यक्तिपरक योजना के तत्व क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है और उसके आधार पर बालक के विकास की योजना तैयार की जाती है। तो सबसे पहले नंबर 1, बालक के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर की रिपोर्ट, अर्थात वर्तमान में बालक के प्रदर्शन का क्या लेवल है, क्या स्तर है। नंबर 2, बालक के सीमित अवधि के उद्देश्यों एवं वार्षिक उद्देश्यों की रिपोर्ट, मतलब कि बालक की जो सीमित अवधि के उद्देश्य के रिपोर्ट है और उसके जो वार्षिक रिपोर्ट है उनको देखा जाएगा। नंबर 3 है बालक को दी जाने वाली विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की रिपोर्ट और वह सीमा जहां तक एक बालक नियमित शैक्षिक योजना में भाग लेने योग्य हो जाए, अर्थात बालक को जो सेवा दी जाएगी उसकी रिपोर्ट और बालक उसमें कहाँ तक भाग लेगा उसकी सारी डिटेल्स। नंबर 4 है ऐसी सेवाओं के आरंभ एवं समाप्त होने की अनुमानित एवं संभावित तिथि, अर्थात ये जो योजना आरंभ की जाएगी बालक के लिए तो ये कब आरंभ की जाएगी और कब ये समाप्त होगी उसकी अवधि की जानकारी। और अंत में इस योजना के मूल्यांकन के लिए अनुसूचियां भी रहेंगी जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्देशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कर ली गई है या नहीं, अर्थात इन अनुसूचियों के माध्यम से इस योजना का मूल्यांकन किया जाएगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस योजना को प्रारंभ किया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है या नहीं। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना के क्या स्टेजेस हैं, क्या चरण है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है पुनर्विचार या रेफरल। इसमें बालक पर विचार किया जाता है कि उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं। इसका उल्लेख अभिभावक या अध्यापक द्वारा लिखित रूप से किया जाना चाहिए। अगर रेफरल अध्यापक द्वारा दिया जाता है या किया जाता है तो इसकी सूचना अभिभावक को दे देनी चाहिए। अर्थात यदि शिक्षक ये सूची तैयार करता है कि बालक की क्या आवश्यकताएं हैं तो इसकी सूचना, इसकी जानकारी बालक के अभिभावक को भी दे देनी चाहिए। जो स्टेप है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसकी सीमाएं क्या है और समस्याएं क्या हैं। मूल्यांकन 3 प्रकार का हो सकता है जिसमें कि चिकित्सकीय खामियां या बीमारियां, नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक अनुकूलता का स्तर और 3 है शैक्षिक स्तर। चिकित्सकीय खामियां या बीमारियों में चिकित्सकीय मूल्यांकन में बच्चे के बीमारियों की जांच की जाती है। यदि बच्चे की चिकित्सकीय जांच नहीं की जाएगी और यदि बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ सकता है। जो दूसरा है वो है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन द्वारा बालक के समायोजन स्तर, बालक की प्रवृत्ति, उसकी रुचि के स्तर के विषय में पता लगाया जाता है कि बालक किस स्तर तक समायोजन कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी रुचि किन किन कार्यों में है।
और अंत में शैक्षिक स्तर। शैक्षिक मूल्यांकन द्वारा बालक का शैक्षिक स्तर, उसकी अधिगम शैली की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की जाती है और मूल्यांकन करने वाली जो टीम है वो अनुशासित एवं निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे कि वे बच्चे का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन के पश्चात अगला जो स्टेज है वो है योजना बनाना। मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो समिति है वह बालक से संबंधित योजना बनाती है। यह योजना 1 मंथ या 3 मंथ के आधार पर 1 साल या सीमित अवधि के लिए भी बनाया जाता है और उसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण ये समिति करती है तथा दी जाने वाली सेवाओं जैसे भाषण, प्रशिक्षण या निदानात्मक निर्देशन आदि की भी योजना बनाती है। अर्थात ये फिर योजना बनाया जाता है कि बालक को किस प्रकार से कब कौन सा निर्देशन दिया जाएगा। पूर्ण रूप से बच्चे के मूल्यांकन के आधार पर योजना सुनिश्चित कर लेने के पश्चात योजना में उल्लिखित सेवाओं को योजना के अनुरूप ही क्रियान्वित किया जाता है और बालक को उसकी आवश्यकता के अनुसार भाषण, प्रशिक्षण या निदानात्मक निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं। इसमें सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात जैसी योजना बनाई जाती है उसके आधार पर बालक को सेवाएं प्रदान की जाती है, जिससे उसकी आवश्यकता को पूर्ण करके उसकी निर्योग्यता को दूर किया जा सके। उसके बाद का जो स्टेप है वो है पुनर्मूल्यांकन। तो ये जो प्लान है, योजना है, इसका पुनर्मूल्यांकन मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली किया जाता है और इससे यह पता चलता है कि बालक संतोषजनक उन्नति कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो सेवा प्रदान करने में कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए वो देखा जाता है और आवश्यकता अनुसार योजना में बदलाव भी किया जा सकता है। अर्थात बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं देखा जाए तो इस योजना में आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किया जाता है। अंत में ये योजना कब समाप्त होती है? जैसे व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना में सभी सेवाएं तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक समिति यह फैसला नहीं कर लेती कि उनकी अब और आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस योजना के तहत बालक के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाई गई योजना द्वारा दी जा रही सेवाएं तब तक बालक को प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि समिति यह फैसला नहीं कर लेती कि अब बालक को और इन सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है तो समिति का कार्य समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे ये जो योजना जिस अवधि के लिए निर्धारित की जाती है और बालक को सेवाएं दी जाती है, तो अगर बालक में अपेक्षित परिवर्तन हो गया है तब ये सेवाएं समाप्त हो जाती है और अगर नहीं, बालक में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है तो फिर ये इन सेवाओं की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिपरक योजना का क्या महत्व है। तो आईईपी कुछ स्तर तक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रति अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अर्थात समूह में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना संभव नहीं होता है, किंतु जब उनके लिए व्यक्तिगत रूप से योजना बनाई जाती है तो वैसे बालकों के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। नेक्स्ट है आईईपी नियमित अध्यापक एवं संसाधन अध्यापक तथा अन्य के बीच परस्पर संचार को प्रोत्साहित करती है। अर्थात समिति में जितने भी सदस्य होते हैं सभी आपसी सलाह बातचीत से बालक के विकास के लिए प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य बेहतरीन तालमेल एवं सहयोग स्थापित करती है। इस योजना से बालक के विकास के लिए, उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के लिए अध्यापक और छात्र के अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो पाता है। और नेक्स्ट है बालक में अनुचित व्यवहार परिवर्तन को सुनिश्चित करती है और उचित व्यवहार सीखने पर एवं अनुकूल सुधार लाने में मदद करती है। अर्थात ये जो योजना है ये तो बालक के लिए ही बनाई जाती है, तो बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है, वो उचित व्यवहार सीख पाता है और परिस्थिति के अनुकूल अपने में सुधार ले आता है। हम देखते हैं कि व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना की क्या कठिनाइयां हैं। अर्थात इस प्रकार की योजना को बनाने, लागू करने या क्रियान्वयन में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं।
आईईपी भारतीय विद्यालयों में न केवल एक दुर्लभ विषय है बल्कि एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया भी है। यहाँ तक कि जरूरतमंद बालकों को विशेष शिक्षा देने वाले विशिष्ट विद्यालय भी आईईपी को लागू करने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं। आईईपी को लागू करने में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो इस प्रकार हैं। आईईपी के सिद्धांत एवं क्रियान्वयन में अध्यापकों का समुचित प्रशिक्षित न होना। नंबर 2 है अधिकांश अध्यापकों की इस योजना पर सही पकड़ का अभाव होना। 3 है आईईपी टीम के गठन के लिए पेशेवर विशेषज्ञ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास अधिकारियों की उपलब्धता का न होना। नेक्स्ट नंबर 4 मुख्य अध्यापकों में नेतृत्व का अभाव। 5th है अभिभावकों का अधिकतर मामलों में फैसला लेने में सम्मिलित न होना। 6 है आईईपी में समय लगता है, इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, परंतु अभिभावक इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम की उम्मीद करते हैं। और अंत में सरकार का आईईपी योजना एवं इसके क्रियान्वयन के बारे में स्पष्ट निर्देश का ना होना। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना है ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर बनाई जाने वाली योजना है और इसकी एक अवधि जो होती है वो निश्चित होती है। सीमित अवधि के लिए ये योजना बनाई जाती है और इसके लिए एक समूह का निर्माण किया जाता है और समूह के सभी व्यक्ति मिलकर बालक की निर्योग्यता या अक्षमता को दूर करने का प्रयास करते हैं और यदि निश्चित अवधि के अंदर बालक की निर्योग्यता दूर हो जाती है तो यह योजना समाप्त हो जाती है। यदि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन किया जाए तो उनकी जो निर्योग्यता है, अक्षमता है, उसको दूर किया जा सकता है और उन्हें भी अन्य बालकों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।